नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हमारी परीक्षा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके नॉलेज बेस को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इन 50 प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत सारी और भी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। ठीक है, आपसे हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ बहुत सारा सपोर्ट भी हमें आप प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। किस ऑनलाइन कंपनी ने समर्थ कार्यक्रम के नाम से 6 लाख भारतीय कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए शामिल किया है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजियो या फिर स्नैपडील? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ये देखिए कि कंपनी है, आप जानते होंगे, वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी है फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसने समर्थ नाम से एक कार्यक्रम निकाला है, जिसमें हमारे जो स्थानीय कारीगर हैं वो अपना सामान फ्लिपकार्ट के माध्यम से देशवासियों को बेच सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने निम्न में से किस उस उत्पाद के आयात पर वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण से प्रतिबंध लगाया है? ए लैपटॉप, बी मोबाइल, सी रंगीन टीवी या डी फिर रेफ्रिजरेटर? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया, और इस नारे का मतलब यह था कि हम अपने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, तो ये जो वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण से जो सरकार ने रंगीन टीवी के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? 1 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 27 अगस्त? चलिए जानते हैं। आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल लाई थी सरकार, और उसके माध्यम से सरकार ने जो तलाक़ बिद्दत होता है, ठीक है, तलाक़ बिद्दत को प्रतिबंध लगाया था। और ये जो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है, ये 1 अगस्त को उसी ट्रिपल तलाक बिल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बिल को आने के बाद जो ट्रिपल तलाक है उसमें 82%, ठीक, 82% की गिरावट आई है उन केसेस में। ठीक है, हालांकि ये पूर्णतः बंद नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण गिरावट आई है। तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस कंपनी को हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया? गूगल, एप्पल, अमेजन या फिर बोइंग? चलिए जानते हैं। अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 के चक्कर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ने के कारण लॉकडाउन हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भारी डिमांड हुई, और इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने वाली कंपनी जो है वो है एप्पल। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप, टैबलेट्स और मोबाइल्स इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेचे। तो ये कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। किस राज्य ने नो हंगर नो स्लीप संकल्प के तहत इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर राजस्थान? ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो नो हंगर नो स्लीप जो योजना है, ये राजस्थान सरकार लेकर आई है, और इसमें क्या है कि ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से खाना दिया जाएगा। चलिए ऐसी एक योजना से आपको मैं और अपडेट करना चाहूँगा। यहीं पे एक योजना है अम्मा की रसोई। ठीक है, ये योजना है तमिलनाडु में चलाई जाती है, और इसी योजना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में लॉन्च की है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है। किस प्राइवेट कंपनी द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्री
सकुशल अंतरिक्ष यात्रा करके लौट आए हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट कंपनी थी एक, जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा था, और ये दोनों दो अंतरिक्ष यात्री गए थे दरअसल, और नासा के अंतरिक्ष यात्री थे ये दोनों। ठीक है, तो कंपनीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। हमारा ऑप्शन आर्टेमिस, स्पेस एडवेंचर्स, स्पेस एक्स या एक्सियम स्पेस। ठीक है, तो जो ये कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, इसने दो अंतरिक्ष यात्री भेजे थे। ठीक है, हम देखेंगे कि ये जो स्पेस एक्स जो कंपनी है, ये एलन मस्क की कंपनी है। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है एलन मस्क, आप सभी जानते होंगे। इनकी कंपनी है, तो इन्होंने ये पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा था। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम। किस सोशल मीडिया कंपनी ने मोर टुगेदर अभियान को आगे बढ़ाया है? ठीक है, ये मोर टुगेदर अभियान आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट भी इसके बारे में देखा होगा। ठीक है, लेकिन कोविड-19 के समय में आपको पता होगा कि लोग अकेले पड़ गए थे। ठीक है, तो इसके लिए जो कंपनी है हमारी फेसबुक, ठीक है, इसने एक अभियान चलाया था मोर टुगेदर करके। इसमें क्या था कि लोग अपने एकजुट होकर लोगों की मदद कर सकते हैं, और ये जो अभियान है ये वास्तविक कहानियों से प्रेरित है। ठीक है, तो हमारा फेसबुक इसमें सही आंसर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छ भारत क्रांति क्या है? भारत सरकार की एक योजना है, स्वच्छ पेयजल, किताब या भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम। चलिए हम पहले स्वच्छ भारत क्रांति को डिस्कस करते हैं। एक मिशन था भारत सरकार का, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो उस मिशन के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। और इस किताब में स्वच्छ भारत मिशन के जो 4 मूल स्तंभ हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यह एक किताब है स्वच्छ भारत क्रांति के नाम से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस कार्यक्रम की वर्षगांठ विगत 8 अगस्त को मनाई गई? नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन। तो आप सभी को जानकारी होगी कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया था, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, डू और डाई का नारा दिया था। तो इसी आंदोलन की वर्षगांठ आज 8 अगस्त को मनाई गई है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है? प्रदीप कुमार जोशी या फिर आनंद कुमार। चलिए इन्हीं दोनों में से देख लेते हैं। तो जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, ठीक है, ये प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। और प्रदीप कुमार जोशी एक आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, अब यूपीएससी के बारे में बात करें तो एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, इन परीक्षाओं को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है। किस देश में समुद्र में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? ठीक है, तो ये जो देश है जापान, मॉरिशस, फ्रांस या मालदीव। ठीक है, तो ये मॉरिशस कंट्री है, इसमें पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था। और इसका कारण ये था कि जापान का एक जहाज था वहाँ पे, और उसमें से तेल रिसाव हो गया था। तो बहुत सारे लोग उसके कारण समस्या में पड़ गए थे। तो वहाँ की सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। सही उत्तर होगा बी, मॉरिशस। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। सरकार ने किसे महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है? द्रौपदी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो देखिए जो महालेखा परीक्षक होता है उसको बोलते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसका काम क्या होता है सीएजी का, कि ये ऑडिट करता है जितने भी पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जो जितना भी सरकारी पैसा जहाँ जहाँ भी खर्च होता है ये उनका ऑडिट करते हैं। इसीलिए हम सीएजी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो सीएजी जिसको नियुक्त किया है वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये पहले सीएजी हैं जो आदिवासी हैं। ठीक है, तो सीएजी बनने वाले प्रथम आदिवासी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसमें किसी कारणवश अगले 2 ऑप्शन डाले नहीं जा सके, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जीसी मुर्मू सीएजी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो मनाया जाता है, देखते हैं पहले ऑप्शंस क्या हैं। 1 अगस्त, 10 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 17 अगस्त। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया क्यों जाता है। देखिए, ये जो गैर जीवाश्म ईंधन होते हैं उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं उनकी तरफ प्रेरित करने के लिए, या नवीकरण ऊर्जा स्रोत जिनको हम बोल सकते हैं, और ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, और 10 अगस्त को ये इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन जो एक फेमस पर्सनैलिटी है रडोल्फ डीजल, ठीक है, रडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, इन्होंने पहली बार डीजल इंजन का जो प्रयोग किया था, मैकेनिकल इंजन का सॉरी, वो इसी दिन प्रयोग किया था, तो इसलिए जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगस्त माह में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किस उद्यम द्वारा किया गया? भारतीय रेल, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर लोक निर्माण विभाग? तो देखिए, 10 अगस्त से और 15 अगस्त तक भारतीय रेलवे ने स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा भारतीय रेल। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चीता क्या है? ठीक है, तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस। प्रशिक्षण अभियान, संयुक्त अभियान या फिर ड्रोन अपग्रेड योजना। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट चीता है क्या। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चीन के साथ तनाव चल रहा है हमारा, तो इसको देखते हुए हमारे जो सशस्त्र बल हैं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हमारे पास यूएवी हैं यानी कि ड्रोन है हेरॉन, जिनको हमने इजराइल से खरीदा है। ठीक है, इन ड्रोन्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं, उनमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल लगाकर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट चीता जो है उससे रिलेटेड है। उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट चीता। तो इसका सही आंसर होने वाला है ड्रोन अपग्रेड योजना। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च पोर्टल सुरक्षित किससे संबंधित है? तो देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने अभी एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है सुरक्षित। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं पहले। हाथी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण या फिर बाघ संरक्षण। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पोर्टल है, इसको हाथी संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानव हाथी संघर्ष को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है, और इसीलिए नेशनल पोर्टल सुरक्षित के नाम से लॉन्च किया है। और हाथी दिवस मनाया जाता है, आप सभी को बता दूं, 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? चलिए, जोखा अलार्थी, मारिके लुकास, ओल्गा टुकारजुक या फिर मैरी गोल्डी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जिसको लिखा है मैरिके लुकास ने। ठीक है, ये मैरिके लुकास जो हैं, ये एक डच लेखक हैं, डच नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं। और इनके साथ, मैरिके लुकास के साथ, एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है कि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाने वाले सबसे कम उम्र के लेखक हैं। ठीक है, ये सिर्फ 29 साल के हैं और इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, बुकर प्राइज 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैन बुकर प्राइज और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज।
जो मैन बुकर प्राइज होता है वो सिर्फ कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए ओपन होता है, मतलब कॉमनवेल्थ नेशंस का ही कोई लेखक होगा, उसी को सिर्फ मैन बुकर प्राइज दिया जाएगा। और ये इसके लिए जो नोबल है वो इंग्लिश में लिखा होना हुआ जरूरी है। जबकि ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ठीक है, इसके लिए ये पूरे विश्व के लेखकों के लिए खुला है। और नोबल का इसमें इंग्लिश, नोबल को इसके लिए इंग्लिश में होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसका अनुवाद इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगता है कि आपके बहुत काम की होगी। तो इसका सही आंसर होने वाला है मैरिके लुकास। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, और ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, मैरिके लुकास, चेतन भगत या फिर अरुंधति राय। तो अभी हमने देखा मैरिके लुकास ने तो पुस्तक लिखी थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जिस पुस्तक के लिए उनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसका सही आंसर होने वाला है चेतन भगत। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं हमारे देश के, और ये उनकी 9वीं किताब है वन अरेंज्ड मर्डर, और ये एक मर्डर मिस्ट्री है जिसको चेतन भगत ने लिखा है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चेतन भगत। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। चैडविक बॉसमैन का हाल ही में निधन हुआ था। वे थे राजनेता, खिलाड़ी, संगीतज्ञ या फिर अभिनेता। चलिए देखते हैं। एक मूवी थी जिसमें एक सुपर हीरो थे, ब्लैक पैंथर। ठीक है, कौन? ब्लैक पैंथर। ठीक है, तो ब्लैक पैंथर की जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी चैडविक बॉसमैन ने। ठीक है, तो ये एक अमेरिकी अभिनेता हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया था, और इस विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जा सकती है। हमारे ऑप्शंस में से सही उत्तर रहने वाला है झांसी। ठीक है, तो झांसी में हाल ही में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन हैं? मैरिके लुकास, मैथ्यू मकॉने, चेतन भगत या प्रदीप कुमार जोशी। अब देखिए, इसमें से हम 3 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैरिके लुकास, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, चेतन भगत, वन अरेंज्ड मर्डर, एंड प्रदीप कुमार जोशी, यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, तो ये तीनों आपका रिवीजन हो गया। बचता कौन है? मैथ्यू मकॉने। तो इसका सही आंसर होने वाला है, ग्रीन लाइट्स जो बुक लिखी है वो लिखी है मैथ्यू मकॉने ने। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप में से ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता भी होगा जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसका है सही उत्तर डेविन ब्रेवो। ठीक है, और वहीं इनके बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है लसित मलिंगा का। ठीक है, तो पहले जो गेंदबाज हैं वो हैं डेविन ब्रेवो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विगत दिनों में चर्चा का विषय रहा मिन्यूटमैन 3 क्या है? ठीक है, तो ये है मिन्यूटमैन। ठीक है, मिन्यूटमैन। तो चलिए, ये मिन्यूटमैन जो 3 है ये क्या है? एक सबमरीन, मिसाइल, लड़ाकू विमान या फिर एक कंप्यूटर? तो देखिए, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज थी 13,000 किलोमीटर। ठीक है, 13,000 किलोमीटर तक जिसकी मारक क्षमता है, ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया था
चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। विगत दिनों में चर्चा का विषय रहा माइन्यूट मैन 3 क्या है। तो ये वर्ड है माइन्यूट मैन, ठीक है, माइन्यूट मैन 3, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया था जिसकी रेंज थी 13,000 किलोमीटर यानी कि 13,000 किलोमीटर्स, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा एक मिसाइल, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि मिसाइल्स दो तरह की होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूजर मिसाइल। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी जो धरती का जो पर्यावरण है उससे ऊपर पहले निकलती है, उसके बाद वो अटैक करती है। वहीं जो क्रूजर मिसाइल होती है वो सीधा टेक ऑफ करती है और जो अपना टारगेट होता है उस पर अटैक करती है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपके काम की रही होगी। अगला प्रश्न है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो देखते हैं स्टीव डेविस, रॉनी ओसुलिवन, स्टीफन हेनरी या फिर पंकज अडवाणी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है रॉनी ओसुलिवन, ठीक है। अब सब आपको जानकारी दे दूं कि ये जो प्रतियोगिता है ये इंग्लैंड में हाल ही में ऑर्गेनाइज हुई थी और रोनियो सुलिवान ने 6ठी बार ये प्रतियोगिता जीती है। रोनियो सुलिवान इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्टीफन हेनरी हैं ये इससे पहले 7 बार ये खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के तहत कौन सा देश का सबसे स्वच्छ शहर है। तो शहरों के ऑप्शंस देखते हैं, इंदौर, वाराणसी, भोपाल या फिर अहमदाबाद, ठीक है। तो देखिए इंदौर ने लगातार चौथी बार लगातार इंदौर ने ये सब देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होने वाला है इंदौर। चलिए बढ़ते हैं आगे। दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन है। शकुंतला देवी, नीलकंठ भानुप्रकाश, पंकज शर्मा या फिर वीके मुंजाल। तो देखिए अभी एक मूवी आई थी शकुंतला देवी, ठीक है, आप सभी ने देखी होगी, लेकिन सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर शकुंतला देवी अब नहीं है। अब इसका सही आंसर है नीलकंठ भानुप्रकाश, ठीक है। इन्होंने शकुंतला देवी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये किताब अपने नाम कर लिया है सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का, ठीक है। तो सही आंसर होगा नीलकंठ भानुप्रकाश। देखते हैं आगे अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही विकास दर कितनी है, ठीक है। -25%, -18%, -23.9% या फिर -24.5%। तो देखिए आप सबको पता होगा कि कोविड के चलते जो पहली तिमाही थी हमारी, मतलब अप्रैल मई जून 2020, इसमें कोई काम नहीं हुआ है और इसके चलते हमारी जो विकास दर है प्रथम तिमाही की वो है -23.9%, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए देखते हैं आगे। कमला हैरिस कौन है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है कमला हैरिस, ठीक है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार, फॉर्मूला 1 रेसर या फिर पर्यावरणविद। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि अमेरिका में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं जिसमें जो कमला हैरिस हैं, ठीक है, ये वहाँ उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो कमला हैरिस हैं ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं की पद की उम्मीदवार हैं, ठीक है। और इन्हीं की पार्टी के हैं मिस्टर जो बिडेन जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति का जो पद होता है, जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है और वहाँ के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को
सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित मतलब बनाया जा सकता है, यानी कि वहाँ कोई भी जो व्यक्ति है वो 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। अमृत योजना रैंकिंग के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक, तो ये देखते हैं कि जो अमृत योजना है तो देखिए जो अमृत योजना है, ये अमृत जो है इसका फुल फॉर्म है अमृत, ये देखिए ऐसे है, और इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ठीक है, और इस मिशन के तहत इसका जो उद्देश्य है इस मिशन का, उसमें घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति की जाती है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो पहला जो स्थान है वो है उड़ीसा का। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो है चंडीगढ़ का। ठीक है, तो अमृत योजना रैंकिंग के अनुसार उड़ीसा जो राज्य है वो सबसे टॉप पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्षा उत्पाद के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो देखिए आत्मनिर्भर, लक्ष्य, सृजन या सहाय। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए जो पोर्टल है सृजन, तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा, और इसमें जितने भी भारतीय रक्षा उद्योग जितने भी आइटम्स को इंपोर्ट करता है, मतलब उनका जो आयात करता है, उन सब सामान उन सारे आइटम्स का उसमें लिस्ट है। और वो लिस्ट इसलिए है कि घरेलू उद्योग का ध्यान उस तरफ जा सके और घरेलू उद्योग उन चीज़ों का उत्पादन कर सकें। ठीक है, तो देखिए फिर से एक आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल स्कीम के तहत ये जो है हमारा पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये बयान नहीं, ये अभियान है। ठीक है, अभियान। चलिए देखते हैं इसको, कौन सा अभियान जो है वो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, श्रम कौशल अभियान या फिर डिजिटल साक्षरता मिशन। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। इसके तहत हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा, और उस हेल्थ आईडी कार्ड में उस व्यक्ति का स्वास्थ्य से संबंधित पूरा विवरण होगा। ठीक है, और ये देखिए जो मिशन है ये आयुष्मान भारत के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य ने किसान सहाय योजना शुरू की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? ठीक है, तो देखिए ये जो किसान सहाय योजना है, ठीक है, किसान सहाय जो योजना है इसका शुभारंभ किया है गुजरात ने। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ठीक है, ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी गुजरात में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। किस भारतीय कंपनी ने निजी क्षेत्र में रॉकेट इंजन का, सॉरी ये साइंस नहीं है, ये रॉकेट इंजन है। ठीक है, रॉकेट इंजन। ठीक है, तो रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। ठीक है, परीक्षण किया है तो एरोस्पेस एडवेंचर, स्काई रूट एरोस्पेस, रिलायंस डिफेंस या फिर इंडस एडवेंचर्स। ठीक है, तो देखिए एक कंपनी है एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, एक स्टार्टअप कंपनी है, और ये पहली भारतीय निजी कंपनी है जिसने रॉकेट इंजन का परीक्षण किया था, सॉरी। और उस रॉकेट इंजन का नाम फेमस जो हमारे साइंटिस्ट थे, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो सीवी रमन के नाम पर उस रॉकेट इंजन का
नाम रखा था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी फिर से आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त, ठीक है, और अगला ऑप्शन देखते हैं, या फिर 16 अगस्त। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। जो हमारा विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस दिवस का उद्देश्य है कि लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करना। देखिए, प्रतिवर्ष हजारों लोग ऑर्गन फेलियर यानी कि जो उनके अंग हैं उनके फेलियर के कारण मर जाते हैं, और हमारे देश में अंगदान की जो दर है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इस लोगों को प्रेरित करने के लिए अंगदान के लिए जो विश्व अंगदान दिवस है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक, या फिर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो देखिए, जो मेघालय के जो नए राज्यपाल हैं, ठीक है, वो हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, और सत्यपाल मलिक के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जो सत्यपाल मलिक हैं, इससे पहले जे.एंड.के में ये गवर्नर थे जब वहाँ से आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक है, तो उस टाइम ये जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर थे। और जब हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, पवन कुमार सिंह, प्रदीप कुमार जोशी, या फिर पी.के. गुप्ता। तो देखिए, श्री राकेश अस्थाना जी हैं, एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं बीएसएफ के बारे में। तो देखिए, बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। सही है, और ये बीएसएफ को सीमा सुरक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। और बीएसएफ जो काम करती है वो गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। ठीक है, और शांति काल में सीमा सुरक्षा का जो जिम्मा होता है वो बीएसएफ के हाथ में होता है। और बीएसएफ की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल जो है वो बीएसएफ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखेंगे। किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है? ठीक, तो देखिए, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, या फिर पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दरअसल है क्या कि कुछ राज्य अपने निवासियों के लिए, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, या फिर पंजाब। तो देखिए, हाल ही में जो मध्य प्रदेश है उसने राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण वहाँ के निवासियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर ये अप्रूव हो जाता है, तो ये देश का पहला राज्य बन जाएगा जहाँ उसी राज्य के निवासियों के लिए 100% आरक्षण होगा। ठीक है, देखिए, इससे पहले जो आरक्षण है वो 75% का आरक्षण हरियाणा और झारखंड ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 16 के तहत धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा है। ठीक है, मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहाँ तक मैटर है सरकारी नौकरियों का। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि सरकार निवासियों के लिए रोजगार को संरक्षण कर सकती है। तो इसी का प्रयोग करते हुए वहाँ की सरकार ने अपने राज्य के निवासियों के लिए 100% आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है, तो सही उत्तर था इसका मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण से संबंधित
किस मिशन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट थे प्रोजेक्ट लॉइन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, तो इसके दोनों ये सही आंसर हैं। और मैं बता दूं आपको जो ये प्रोजेक्ट लॉइन है, ठीक है, ये एशियाई जो शेर होते हैं उनके संरक्षण के लिए, और जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो नदियों और महासागरों में जो डॉल्फिन है उनके संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक है, जो गंगा डॉल्फिन है वो हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। तो अब देख लेना, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है हमारे यहाँ का, तो वो है गंगेटिक डॉल्फिन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख या फिर उत्तराखंड? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश। आप सभी को पता है कि सरकार जो सीमावर्ती जो इलाके हैं उनमें रोड और सुरंग बनाने के लिए, मतलब कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बड़े स्टेप उठा रही है। तो इसी स्टेप के चलते सरकार ने जो पीर पंजाल रेंज है जो रोहतांग दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में, उसमें एक सुरंग बनाई है जिसका निर्माण किया है BRO ने, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है। तो इस सुरंग को पहले नाम दिया गया था रोहतांग सुरंग, लेकिन उसका नाम बदलकर 2019 में अटल सुरंग कर दिया गया, ठीक है। तो जो अटल सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए विश्व का सबसे लंबा जो पियर ब्रिज है उसका निर्माण किया जा रहा है मणिपुर में, और ये जो ब्रिज है ये भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए देश के सबसे लंबे रोपवे, ठीक है, ये रूप नहीं है रोपवे है, ठीक है, रोपवे, ठीक है, रोपवे शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा असम, ठीक है। देखिए असम में एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये रोपवे बनाया जा रहा है और ये जो होगा ये देश का सबसे लंबा रोपवे होगा, ठीक है। तो इसका नाम हो, और ये जो रोपवे है ये नीलांचल पहाड़ी, देखिए नीलांचल पहाड़ियाँ क्यों मशहूर हैं, क्योंकि जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है वो नीलांचल पहाड़ियों पर ही है, ठीक है। ये गुवाहाटी में है ब्रह्मपुत्र नदी के पास, और ये जो रोपवे है इसकी लंबाई 2 किलोमीटर होने वाली है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना द्वारा उम्मीदवारों के कैरियर से संबंधित कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कैरियर एयरफोर्स, माई IAF, उमंग या फिर ब्लू ग्लोरी? तो देखिए सरकार की योजना चल रही है डिजिटल इंडिया, ठीक है, इसी योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स ने उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, कैरियर ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई IAF, ऑप्शन बी। और देखिए इस एप्लीकेशन के बारे में इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको जानकारी मिलेगी कि एयरफोर्स में चयन की प्रक्रिया क्या है, उनका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है, ट्रेनिंग कैसे होती है और पेमेंट क्या क्या मिलती है। इस एप्लीकेशन को जो डेवलप किया है वो डेवलप किया है CDAC ने। आपको जानकारी होगी कि CDAC एक महत्वपूर्ण संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसने एयरफोर्स के लिए ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है माई IAF। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए 25 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से मुक्त किया है, ठीक है। एक बीमारी होती है वाइल्ड पोलियो,
और उसके लिए कंडीशन ये थी WHO की कि वहाँ की जो 95% जो आबादी है उसका टीकाकरण हो जाना चाहिए। तो अब ये टीकाकरण हो गया और वहाँ उस क्षेत्र को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, अब ये जो पोलियो है, एक इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। और ये जो पोलियो है देखिए, ये फैलता है वायरस के थ्रू। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो पोलियो है वायरस के थ्रू फैलता है। और ये जो है, जो दूषित पानी होता है उसके थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। और इससे जो इफेक्ट, जो हमारा ऑर्गन होता है वो है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आई थिंक ये जानकारी आपके लिए फिर से एक बार बहुत कारगर साबित होगी। तंत्रिका तंत्र को पोलियो का वायरस जो है वो अटैक करता है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत किसे सर्वोत्तम गंगा टाउन का खिताब मिला है? ठीक है, तो सर्वोत्तम है ये वर्ड, या सर्वश्रेष्ठ कहिए, गंगा टाउन का खिताब मिला है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी या फिर पटना। तो देखिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बारे में मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मिला है। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी कि माका ट्रॉफी किसने जीती है? ठीक है, तो ये जो माका ट्रॉफी है यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो ये किसने जीती है? पंजाब यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर शारदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रॉफी है ये जीती है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। और ये जो माका ट्रॉफी है, जो हमारे जो अवार्ड हैं, जो हमारे खेल पुरस्कार हैं, उनके साथ दी जाती है। ठीक है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 46। किसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 जीता है? रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल या फिर ये सारे के सारे। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर है ये सभी। ठीक है, उपयुक्त सही। देखिए रोहित शर्मा को भी मिला है, मरियप्पन टी को भी मिला है, मनिका बत्रा को भी मिला है, विनेश फोगाट को भी मिला है, रानी रामपाल को भी मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, तो इन सबको मिला है, इनके नाम एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का प्रश्न अगला, किस राज्य द्वारा मछुआरों की सहायता के लिए मरीन एम्बुलेंस, ये है मरीन, ठीक है, मरीन एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और केरल। आप सभी को पता होगा कि जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं समुद्र में तो वहाँ पे कई बार हादसे हो जाते हैं और उनको बेचारों को बचाया नहीं जा सकता है। तो इसी को देखते हुए केरल सरकार ने 3 मरीन एम्बुलेंस की शुरुआत की है। ठीक है, उनके नाम है प्रत्युषा, प्रतीक्षा और करुणा। ठीक है, ये अलग अलग शहरों में रहेंगी तीनों एम्बुलेंस दरअसल में ये छोटे शिप हैं, या आप इनको बड़ी बोट कह सकते हैं, जिसमें कुछ लोग रहेंगे मछुआरों की सहायता के लिए अगर कोई मिसहैप होता है तो। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शंस देखते हैं, मंगलदोई, तवांग, चेन्नई या कोझिकोड। ठीक है, तो देखिए ये जो कौशल विश्वविद्यालय है इसको असम के मंगलदेई असम में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, असम में, सही है। और इस विश्वविद्यालय को एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की सहायता से इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, असम के मंगलदेई में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है एकदम। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग का लेखक कौन है? ठीक है, तो आप सभी को याद आ गया होगा अगर आपने शुरू से मेरा वीडियो देखा है ये। ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसी पुस्तक के लिए लेखक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए।
और उनका नाम है मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक है, मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड। और ये जो लेखक हैं ये डच लेखक हैं, सबसे कम उम्र के लेखक हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, चलिए, और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है मैं आपको बता दूं कि 2005 से दिया जाता है और हर साल दिया जाता है, और इसको दिया कहाँ जाता है? यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। अब आज हम देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। दुनिया के किस देश ने सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? ठीक है, तो देखते हैं किस देश ने किया। पहले ऑप्शंस देखते हैं, अमेरिका, चीन, रूस या फिर फ्रांस। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं हम कि हाइड्रोजन बम होता क्या है। देखिए, बम दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोजन बम और एक परमाणु बम। जो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर काम करता है, मतलब दो एटम्स जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन बम बनेगा। वहीं जो परमाणु बम होता है वो विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब जो एक अणु होगा या परमाणु होगा वो दो में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। और इस बम का जो नाम, ये जो परीक्षण किया है, इस बम का नाम है जार, CZAR, इसको हम बोलते हैं जार। ठीक है, और जार बम का परीक्षण जो किया है वो किया है रूस ने। ठीक है, ये रूस ने परीक्षण किया है। और जब यहाँ बम की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ और अपडेट करूँगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो दो परमाणु बम गिराए गए थे। देखिए, हाइड्रोजन बम का आज तक किसी भी युद्ध में किसी भी देश ने किसी भी देश के ऊपर प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु बम की अपेक्षा कई हजार गुना विनाशकारी होता है। तो आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो दो बम गिराए गए थे उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, तो जब उन्होंने इतनी तबाही मचाई थी तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो उसकी अपेक्षा बहुत कई हजार गुना मतलब विनाशकारी होता है। तो इच्छा करते मतलब आशा करते हैं कि कोई देश इस बम का प्रयोग किसी के ऊपर भी नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने ये जो 50 प्रश्न लेकर आए थे, आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध रहे होंगे। और आपसे बस यही विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपकी नॉलेज अपडेट हो सके। और आप जब पूरा देखेंगे तो आपको ये सिर्फ ये 50 प्रश्न नहीं, आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इसी नॉलेज बेस के चलते आप अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और उससे भी बड़ी बात है कि आप हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।